अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हमने पढ़ा है रिस्पायरेशन क्या होती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन को डिस्कस किया हमने डिस्कस किया कि मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन किस तरह होती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को आज हम स्टडी करेंगे। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी का वर्ड या लफ्ज़ जहाँ पे भी यूज़ होगा उसका मतलब है कि आप लंग्स के बारे में बात करें। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या है? रिस्पायरेटरी वॉल्यूम or pulmonary volume refers to the amount of air that moves into and out of the lungs while breathing. ब्रीथिंग के दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एयर अंदर या बाहर जाती है उसको आप कहते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ एयर जब आप ब्रीथ कर रहे होते हैं वो इनसाइड या आउटसाइड मूव करती है, उस वॉल्यूम को आप कहते हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। तो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम की मेजरमेंट के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री क्या है? स्पायरोमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम्स ऑफ द एयर दैट मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसके लिए जो डिवाइस यूज़ होता है वो है स्पायरोमीटर। जैसे आपके सामने है इलेक्ट्रोस्पायरोमीटर। It is another type of spirometer is incentive spirometer. Different spirometers हैं। spirometry के process के थ्रू आप वॉल्यूम्स जितने भी हैं रिस्पायरेटरी वॉल्यूम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। माउथ पीस होता है जिसके थ्रू ब्रीथिंग की जाती है और स्पायरोमीटर के ऊपर उसका एक ग्राफ जो है वो शो होता है जिससे पता चलता है कि नॉर्मल है ब्रीथिंग या एबनॉर्मल है। बेसिकली जो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? व्हेन वी ब्रीथ द अमाउंट ऑफ एयर मूव्ड इन एंड आउट विद ईच ब्रीथ इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। सबसे फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम क्या है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फर्स्ट एक जो सांस का वो होता है उसके दौरान जितनी अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर और बाहर आई है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि नॉर्मली होता है 500 ml के, लेकिन इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं डीप ब्रीथिंग के थ्रू। नेक्स्ट आपके पास है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? व्हेन वी इंक्रीज द इंस्पिरेशन बाय एज मच एज 3000 ml ऑफ एयर बाय फोर्स इंस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुली जब आप 3000 ml एयर अपने लंग्स के अंदर फिल करते हैं उस वॉल्यूम को कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिमिलरली आपका जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो है वी कैन इंक्रीज एक्सपिरेशन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द एब्डोमिनल एंड थॉरिक मसल। थॉरिक मसल और एब्डोमिनल मसल्स के थ्रू फोर्सफुली आप जो एक्सपायरेशन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उस वॉल्यूम को आप कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इट मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 1100 ml। जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो इक्वल होता है 1100 ml ऑफ एयर के। नेक्स्ट जो आपके पास रिस्पिरेटरी वॉल्यूम है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। जो फोर्थ वॉल्यूम है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? इवन आफ्टर वेरी डीप ब्रीथिंग सम एयर रिमेन्स इन द लंग। बहुत डीप ब्रीथिंग के बावजूद भी आपके एयर जो लंग्स हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एयर जो है वो लेफ्ट हो जाती है, जिसको आप कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी डीप ब्रीथिंग के बावजूद भी आपके लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है जो कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम, और जो कि इक्वल होती है अबाउट 1200 ml के। यानी डीप ब्रीथिंग के बावजूद जो अमाउंट लेफ्ट हो जाती है, रह जाती है आपके लंग्स के अंदर, उसको आप कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। एंड रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1200 ml के। रेजिडुअल वॉल्यूम इक्वल होता है 1200 ml के। So these are the 4 respiratory volume. First one is the tidal volume जो कि इक्वल है 500 ml के। उसके बाद है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि इक्वल होता है 3000 ml के। नेक्स्ट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि इक्वल होता है 1100 ml के। एंड द लास्ट वन इज रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 1200 या 1200 ml के।
Some of the inspired air never reaches the lungs, instead fills the nose, trachea, bronchi and bronchioles. कभी कभार कुछ एयर जो है वो आपके लंग्स तक नहीं पहुंचती, वो आपके ट्रैकिया, नोज, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में रह जाती है. These passages are not used for gas exchange. यहाँ पर कोई गैस एक्सचेंज नहीं होती and therefore they are said to कंटेन डेड स्पेसेस. इसलिए इन स्पेसेस को कहते हैं डेड स्पेसेस, क्योंकि यहाँ पर कोई गैस एक्सचेंज नहीं होती. एंड द एयर प्रेजेंट here is expelled from the body during expiration as unchanged room air and is termed dead space air. यहाँ पर कोई गैस एक्सचेंज नहीं होती, इसलिए जो एयर आप के इन पैसेजेस में मौजूद होती है उस एयर में कोई चेंजेस नहीं होती, वो सिंपल रूम एयर होती है जिसको आप कहते हैं डेड स्पेस एयर. यानी यहाँ पर कोई गैस एक्सचेंज नहीं होती. कौन कौन सी प्लेसेस हैं? वो है नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, जिन्हें हम कहते हैं डेड स्पेसेस. और इस एयर को जो एक्सपायर होती है उसको हम कहते हैं डेड स्पेस एयर. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पायरोमेट्री के प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, जिससे आप इस बात का पता चला सकते हैं या इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या पल्मोनरी सिस्टम है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो प्रेजेंट नहीं है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पल्मोनरी कैपेसिटी कि लंग की क्या कैपेसिटी है इन वॉल्यूम को स्टोर करने के लिए. पल्मोनरी कैपेसिटी क्या है? पल्मोनरी कैपेसिटीज आर सम ऑफ 2 और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स. पल्मोनरी कैपेसिटी 2 या 2 से ज़्यादा पल्मोनरी वॉल्यूम के सम ऑफ से आपके पास आती है. फर्स्ट जो कैपेसिटी है दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिलाकर आपके पास बनती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि इक्वल है 500 ml की. यानी 500 आपके पास टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml है. दोनों को ऐड किया तो आपके पास बनता है 3500 ml, जो कि है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. नेक्स्ट इज आप functional residual capacity. Functional residual capacity is the sum of expiratory reserve volume and the residual volume. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडियल वॉल्यूम को ऐड करने से जो आपके पास कैपेसिटी आती है वो है फंक्शनल रेजिडियल कैपेसिटी, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2300 ml के. यानी जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो इक्वल होता है 1100 ml के, और जो रेजिडियल वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है 1200 ml के. तो दोनों को ऐड करने से आपके पास टोटल बनता है 2300 ml, जो कि है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. नेक्स्ट जो थर्ड कैपेसिटी है आपके पास वो है वाइटल कैपेसिटी, जो कि सम है 3 तरह के वॉल्यूम का: टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml के, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 3000 ml के एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1100 ml के. तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास बनता है वाइटल कैपेसिटी, जो कि इक्वल होती है 4600 ml के. लास्ट जो कैपेसिटी है वो है टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज द सम ऑफ द इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस द टाइडल वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम. इन चारों वॉल्यूम का जो सम है वो आपके पास है टोटल लंग कैपेसिटी, विच इज इक्वल्स टू 5800 ml के. टोटल लंग कैपेसिटी आपके पास इक्वल है 5800 ml. So we have studied the वॉल्यूम्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी लंग्स के वॉल्यूम को स्टडी किया, और इसके बाद हमने स्टडी किया कैपेसिटीज को. फर्स्ट कैपेसिटी इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. नेक्स्ट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, दैट इज द सम ऑफ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम. थर्ड वन इज द वाइटल कैपेसिटी, द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. फोर्थ वन इज द total lung capacity, that is the sum of inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume and residual volume. That will give you the total lung capacity, which is equals to 5800 ml.
सो नेक्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को किस तरह कंट्रोल किया जाता है, बॉडी किस तरह वेंटिलेशन या ब्रीथिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करती है। नॉर्मली वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ आवर ब्रीथिंग बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री। हम ब्रीथिंग के प्रोसेस को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते, एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। A breathing center located in the medulla of the brain carries out involuntary control of breathing. brain का जो medulla है वो कंट्रोल करता है, वो आपका कंट्रोलिंग सेंटर है ब्रीथिंग के मैकेनिज्म का। द वेंट्रल और द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रीथिंग सेंटर एक्ट्स टू इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन एंड इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी सेंटर। जो आपका मेडुला है वो उसके अंदर दो पार्टीशंस हुए हुए हैं। जो आपके पास लोअर वन है वो आपका इंस्पायरेटरी सेंटर है जो इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, और जो ऊपर वाला है पोर्शन वो आपका एक्सपायरेटरी सेंटर है जो एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। The dorsal or the top lateral side portion inhibit inspiration and stimulates the expiration. This region or these regions are called expiratory center. जो upper portion है, जो top का portion है lateral side पे, वो inspiration को रोकता है और stimulate करता है expiration को, उसको expiratory center कहते हैं। जबकि जो निचला portion है वो आपके पास है inspiratory center. Inspiratory center, ventral portion of the breathing center that increase the rate and depth of inspiration, जो stimulate करता है inspiration को, enhance करता है या stimulus provide करता है inspiration के लिए, वो आपके पास है inspiratory center जो ventral side पे, lower side पे present होता है। Through the cerebral cortex, it is possible to consciously or unconsciously increase or decrease the rate and depth of the respiratory movement. अपनी respiratory movement को आप consciously या unconsciously increase या decrease कर सकते हैं cerebral cortex के through. A person may also stop breathing voluntarily. Occasionally, people are able to hold their breath until the blood partial pressure of oxygen decline to a level low enough that they lose consciousness. कुछ लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कुछ लम्हों के लिए अपनी सांस को रोक सकते हैं जब तक कि उनका कॉन्शियसनेस जो है वो ख़त्म नहीं होता। आफ्टर कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट द रिस्पायरेटरी सेंटर रिज्यूम्स इट्स नॉर्मल फंक्शन इन ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग रिस्पायरेशन। जैसे ही वो कॉन्शियसनेस लूज करते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर रिज्यूम कर लेता है अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को और दोबारा से रिस्पायरेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। ह्यूमन का जो लिम्बिक सिस्टम है ब्रेन का वो अफेक्ट करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम को, यानी इमोशंस जो भी हैं चाहे वो सैड के हों हैप्पीनेस के हों उसके थ्रू जो है आपका जो रिस्पायरेटरी सेंटर है वो अफेक्ट होता है। एग्जाम्पल, जब आप बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं तो आप तेज़ से सांस लेना शुरू कर देते हैं, आपका ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो जितने भी इमोशन हैं वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रिस्पायरेटरी सेंटर को। सो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू ये पॉसिबल है कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं डेप्थ ऑफ द रिस्पायरेटरी मूवमेंट। आप रिस्पायरेटरी मूवमेंट का रेट और डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी सेंटर आपका कंट्रोलिंग सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा और पोन्स पर मुश्तमिल है। फैक्टर क्या क्या हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके इमोशनल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है और ऑक्सीजन का लेवल है। रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर किस तरह वर्क करता है कि आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स जो आपके हैं वो पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स, सेंट्रल केमोरिसेप्टर एंड पल्मोनरी मैकेनोरिसेप्टर्स हैं जो एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर्स। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स क्या है? द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द बॉडी, दैट्स वाई कॉल्ड एज पेरिफेरल केमोरिसेप्टर। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स को पेरिफेरल इसलिए कहा जाता है, ये पेरिफेरल पोर्शन आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उससे बिलोंग करते हैं। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर मीन केमोरिसेप्शन का मतलब हो कि केमिकल के थ्रू रिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टू रिडक्शन इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लो होगा तो
पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स के थ्रू बॉडी डिटेक्ट करेगी। Whenever the partial pressure of oxygen decreases, these chemoreceptors become activated and send impulses to the inspiratory center and stimulates them. Inspiratory receptor को वो मैसेज सेंड करेंगे और उसको स्टिमुलेट करेंगे, thereby increase rate and force of respiration and rectifies the lack of oxygen। यानी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आपके जो रिस्पायरेटरी सेंटर है उसको इम्पल्स सेंड करते हैं कि अपनी जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करने के लिए ब्रीथिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें, यानी इंस्पायरेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करें। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स में पेरिफेरल नर्व्स जो हैं, कैरोटिड नर्व्स एंड एरोटिक नर्व, वेगस नर्व जिसे कहते हैं, वो आपके ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होती हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये इन्हांस करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं इंस्पायरेशन के प्रोसेस को। ये इम्पल्स सेंड करते हैं आपके इंस्पायरेटरी सेंटर को कि आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो है वो उसका लेवल या उसका पार्शियल प्रेशर कम है, इसलिए इंस्पायरेशन का प्रोसेस जो है उसको इन्हांस करें या स्टिमुलेट करें या स्टार्ट करें। तो पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसिटिव हैं रिडक्शन इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी जैसे ही आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इम्पल्स सेंड करते हैं आपके इंस्पायरेटरी सेंटर को और उनको स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज द सेंट्रल केमोरिसेप्टर। सेंट्रल केमोरिसेप्टर मीन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बिलोंग करता है, इसलिए इसको सेंट्रल केमोरिसेप्टर कहते हैं। साइट इसकी मेडुला है। इसके लिए स्टिमुलस क्या है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इन द CSF। CSF क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। हाइड्रोजन आयन ब्लड और ब्रेन के बीच में जो बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर सकती, बट जब इंक्रीज होती है आपके पास अमाउंट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड तो ये पास थ्रू होता है ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू टू द CSF। तो जब उसकी कंसंट्रेशन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर इंक्रीज होगी तो आपकी जो रिसेप्टर्स आपके जो हैं केमोरिसेप्टर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, वो इसको डिटेक्ट करते हैं और सेंड करते हैं इम्पल्स आपके एक्सपायरेटरी सेंटर को कि आपके बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया है, तो एक्सपायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करें और एक्सपायरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट करें। इट सेंड स्टिमुलेटरी इम्पल्सेस टू स्टिमुलेट द वेंटिलेशन। ये सेंड करता है इम्पल्स ताकि जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट किया जा सके, उसको स्टार्ट किया जा सके। सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स के लिए स्टिमुलेशन आपके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन CSF में और इंक्रीज अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पेरिफेरल केमोरिसेप्टर में स्टिमुलेशन आपके पास है डिक्रीज अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड और इंक्रीज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड इंक्रीज अमाउंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड सेंसर जो है वो है पल्मोनरी मैकेनोरिसेप्टर्स, जो स्ट्रेच को कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जो आपके लंग्स के अंदर हो रही होती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन उसको डिटेक्ट करता है और स्टिमुलस भेजता है आपके रिस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोल सेंटर को, जो आपके अफेक्ट करता है। आपके जो अफेक्टर्स आपके पास होते हैं, जितने भी सेंसर या रिसेप्टर्स जो हैं वो इम्पल्स सेंड करते हैं आपके रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर को, वो अफेक्ट करता है आगे आपके रिस्पायरेटरी मसल्स जो कि हैं इंटरकोस्टल मसल्स या डायफ्राम के मसल्स के, उन्हें अब कॉन्ट्रैक्शन करनी है या रिलैक्सेशन करनी है। अगर आपके पास इंस्पायरेशन हो रही है तो रिलैक्स हो रहे होते हैं आपके मसल्स और जो है एयर अंदर की तरफ मूव करती है और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ मूव करता है, जबकि जब एक्सपायरेशन हो रही होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके मसल्स और डायफ्राम ऊपर की तरफ जो उसकी पहली पोजीशन है उसकी तरफ जाता है। तो सेंसर जो है इम्पल्स सेंड करते हैं रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर को और अफेक्टर्स जो हैं उन इम्पल्सेस को रिसीव करके आगे से उस प्रोसेस को, उस मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। एक टास्क या एक असाइनमेंट आपके लिए क्वेश्चन मैंने रेडी किया है, वो आप सबमिट करवाएंगे
टास्क आपका है कि व्हाट स्पेशल अडेप्टेशन एक्वेटिक मैमल्स हैव दैट परमिट देम टू रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपने इसका आंसर राइट डाउन करना है और एक असाइनमेंट फॉर्म करनी है और इसको सबमिट करवाना है गिवन डेट पे।